सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। परम पूजनीय सद्गुरु के चरणों में प्रणाम करके वास्तुशास्त्र वैदिक वांग्मय का एक अद्भुत भाग है जो प्रत्येक मानव के प्रत्येक क्षण को प्रभावित करता है। अब प्रश्न यह है कि वास्तुशास्त्र की परिभाषा क्या है। तो वास्तुशास्त्र वैदिक वांग्मय के स्थापत्य वेद का अंग है। स्थापत्य वेद अथर्ववेद का उपवेद है। वेद कितने हैं? वेद हैं 4: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों के 4 उपवेद हैं। वेदों का मतलब होता है प्योर साइंस, प्योर नेचुरल लॉ बेस्ड साइंस, और उपवेद का मतलब होता है इन प्योर साइंसेस की अप्लाइड साइंसेस। तो ये जो 4 वेद हैं जिसमें कि सारे वैदिक वांग्मय की व्याख्या कर देते हैं। 4 वेद: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनके 4 उपवेद: आयुर्वेद, गंधर्ववेद, स्थापत्यवेद और धनुर्वेद। और फिर इनके 6 वेदांग हैं। वेद को अगर एक पूरा शरीर माना तो उसके 6 वेदांग हैं। 6 वेदांग का अर्थ शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एंड ज्योतिष। फिर इसी तरह 6 उपांग हैं। वेदों के 6 उपांग हैं। उपांग का अर्थ न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, कर्म मीमांसा एंड वेदांत। फिर इसी प्रकार इतिहास, पुराण, स्मृति और उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण। ये एक पूरा स्वरूप है वैदिक वांग्मय। फिर अलग अलग विद्वानों ने, अलग अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स ने इसमें और भी ब्रांचेस जोड़ी है। अब इस महत्वपूर्ण विषय को समझने के पहले ये जानना बहुत आवश्यक था। क्यों? क्योंकि वेद को जब एक संपूर्ण शरीर माना, उसके सारे वेद वेदांगों का, उपांगों का हमने वर्णन किया। ये इसलिए किया क्योंकि इससे वास्तुशास्त्र की व्यापकता सिद्ध होगी। जिस प्रकार वैदिक वांग्मय में हर विषय की अपनी क्वालिटीज होती हैं, अपनी विशेषता होती है, अपनी विशेष सामर्थ्य होती है, उसी प्रकार प्रत्येक विषय की अपनी सीमाएं भी होती हैं। जैसे ज्योतिष शास्त्र ज्योतिष का शास्त्र, वैदिक वांग्मय में इसको नेत्र कहा गया। वेदों का नेत्र कहा गया ज्योतिष। तो नेत्र कब तक फंक्शन करता है? जब हम प्रकाश में रहते हैं, जब हम दृश्यमान रहती हैं चीजें। जब अंधकार होता है तो नेत्र नहीं काम करता। चीजें अपनी जगह रहती हैं, उनका प्रभाव रहता है। यदि हम जाएंगे किसी चीज से टकरा के गिरे तो चोट लगेगी, इसका अर्थ उन चीजों का प्रभाव रहेगा, लेकिन वो शरीर को इन स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देगा। तब क्या होगा? तब जो दूसरी इंद्री है, हाथ है, स्पर्श की इंद्री है, तब हम उस स्पर्श इंद्री से देख के टटोल के जाएंगे कि अंधेरे में किसी चीज से हम लड़े नहीं। तो हमको सुगम जीवन को सुगम बनाने के लिए दूसरी इंद्री काम आएगी। तो इसी प्रकार वैदिक शास्त्र में, वैदिक वांग्मय में अलग अलग विद्याएं हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। इनका अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस कंप्लीट है, टोटल है, लेकिन इंटरडिपेंडेंसी के साथ इनका जो होलिस्टिक अप्रोच होता है, इसको जब हम दृष्टिगत रखते हुए प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस कर जब हम उसको अप्लाइड साइंसेस में लाते हैं, तब उस विषय को प्रॉपरली हम प्रयोग कर सकते हैं। तो स्थापत्य वेद की परिभाषा क्या हुई? स्थापत्य वेद स्थ तिष्ठति स्था तेषां पतित स्थपति। तिष्ठ मतलब होता है बैठना। तो जैसे हम जानते हैं जगत स्थावर और जंगम 2 प्रकार का होता है। एक स्थिर होता है, एक चलायमान होता है। तो तिष्ठति स्था तेषां पतित स्थपति, तेषां पति इति स्थपति। तो अब स्थावर जगत का अर्थ क्या हुआ? जो 3 डायमेंशनल है, जो व्यक्त है। तो 3 डायमेंशनल मतलब किसी भी चीज में जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई है, ये सब स्थावर जगत है। और ये सब स्थापत्य वेद का क्षेत्र है।
ये बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि स्थापत्य वेद का अर्थ केवल भवन नहीं है, केवल एक घर नहीं है, क्योंकि घर अपने में एक सेपरेट एंटिटी नहीं है। घर भूमि पर बना हुआ है, भूमि पूरे ग्लोब पर स्थित है। ग्लोब अपने में स्वतंत्र नहीं है, वो एक विशेष सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और ये अपने में अलग नहीं है। ये एक पूरी मिल्की वे है, गैलेक्सीज हैं, पूरा यूनिवर्स है, ये एक विशेष अनुशासन में चलायमान हो रहा है। और अगर ये अपने अपने में स्वतंत्र होते तो कोई कहीं जाता, कोई कहीं जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक बहुत व्यवस्थित, इसी को प्रकृति का नियम कहते हैं, इसी को नेचुरल लॉस कहते हैं। इन नेचुरल लॉस के तहत एक अणु से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक ये आपस में बहुत सुगठित रूप से संगठित है। और इसीलिए वैदिक वाङ्मय में जितनी विद्याएं हैं ये इंडिपेंडेंट होते हुए इंटरडिपेंडेंट है। तो जब विराट ज्ञान की तरफ अपन जाते हैं तब अपने को पता चलता है कि ये वैदिक वाङ्मय के किसी भी एक क्षेत्र को अगर आप प्रयोग में लाना चाहते हैं तो आपको पूरे वैदिक वाङ्मय का एक्सपोजर होना बहुत आवश्यक है। अगर हम किसी एक क्षेत्र विशेष को लेकर केवल प्रैक्टिस करेंगे तो वो बहुत एकांगी होगी। तो इसलिए स्थापत्य वेद जिसका क्षेत्र वास्तुशास्त्र है, इसीलिए स्थापत्य वेद के क्षेत्र को वास्तुशास्त्र कहा है। तो अब क्या है कि जब एक कण से लेकर हमने देखा कण मिलके पदार्थ बना, पदार्थ मिलके चीजें बनी, भवन बना, भवन भूमि पर स्थित है, भूमि सूर्य के तरफ चक्कर लगा रही है, भूमि के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। ये पूरा एक विराट गति हो रही है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दिस इज एवर एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। तो लेकिन अभी अपन और जब वैदिक वाङ्मय के गहराई में जाएंगे तो तब देखेंगे जैसे धड़कन होती है तो कैसे एवर एक्सपैंडिंग यूनिवर्स है, फिर कैसे संकुचन होता है, फिर कैसे विस्तार होता है, फिर कैसे संकुचन होता है। तो इसी को लय और प्रलय वैदिक वाङ्मय में कहते हैं। तो ये विराट दृष्टि रखना इस विषय विशेष के परिप्रेक्ष्य में बहुत आवश्यक है। और इसी आधार पर हम समझ सकेंगे कि वास्तुशास्त्र कोई एक अलग शास्त्र नहीं है। केवल वास्तुशास्त्र को ही प्रैक्टिस करके वास्तुशास्त्र का हम पूरा लाभ नहीं ले सकते जब तक वैदिक वाङ्मय के सारे क्षेत्रों का हम ज्ञान नहीं करें। तो अब स्थापत्य के बारे में जब हमने डिटेल में देखा तो देखा कि पूरा ब्रह्मांड, और पूरे ब्रह्मांड में क्या आता है, भूमि आता है, भवन आता है, वनस्पति आती है। आपके आसपास कैसी वनस्पति है, आपके पास की टोपोग्राफी कैसी है, आपकी भूमि का रसायन कैसा है, सॉइल की केमिस्ट्री कैसी है, वो पर्टिकुलर उस पूरे ग्लोब में किस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर है, सोलर सेलेस्टियल रेडिएशंस उस पर किस प्रकार के पड़ते हैं, वहां किस प्रकार की ऊर्जा प्रयोग में लाती है। इसीलिए ये समझना बहुत आवश्यक है, ये सारी चीजें डिटेल में समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तभी हम जान पाएंगे कि अगर हम वास्तुशास्त्र का कोई एक नियम बता रहे हैं तो ये हम आप लोगों से संप्रेषण तो कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, लेकिन ये जो भी नियम है ये जनरलाइज नहीं किए जा सकते। अगर हमने कोई नियम बताया कि ये पर्टिकुलर ये किचन, ये रसोई साउथ ईस्ट में होना चाहिए, अग्निकोण में होना चाहिए, लेकिन ये नियम बोलने का ये कदापि अर्थ नहीं है कि जितने लोग पृथ्वी पर हैं सबके लिए ये नियम उपयुक्त है। ये बहुत आवश्यक है समझना, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि जितनी अपनी 65 करोड़ अरब आबादी दुनिया की है, सबके चेहरे अलग हैं, सबकी आवाज अलग है, सबको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सेपरेटली। इसी प्रकार जैसी जिस व्यक्ति की प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है, उसके हिसाब से उसको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है।